नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। खबर दोपहर में बात सबसे पहले आफताब की। इसके साथ ही बात होगी गुजरात विधानसभा चुनाव की, क्योंकि गुजरात में पीएम ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे असम मेघालय बॉर्डर पर, यहां अभी भी तनाव बना हुआ है। श्रद्धा मर्डर केस आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है। दिल्ली के रोहिणी एफएसएल में टेस्ट का दूसरा दौर है। आफताब से सवाल जवाब का दौर चल रहा है पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता शंकर आनंद के साथ। शंकर, दो महत्वपूर्ण सवाल है। पहला ये कि ये सवाल जवाब का दौर कहां तक पहुंचा, और दूसरा ये जैसा कि उसने खुद मीडिया से बात करते हुए बताया था और कोर्ट में भी आफताब ने कहा था कि वो लगातार पुलिस का सहयोग कर रहा है। कई लाश के जो टुकड़े थे वो भी बरामद किए गए। तो कहां जरूरत आन पड़ी पॉलीग्राफ टेस्ट की, और साथ ही इस पॉलीग्राफ टेस्ट में उसने क्या कुछ बताया? देखिए, 5 डॉक्टरों के नेतृत्व में आज उस पॉलीग्राफ टेस्ट को आज अंजाम दिया जा रहा है। और पॉलीग्राफ टेस्ट को जो जिस तरह से बकायदा जो आज करने का एक सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है कि हत्या की वजह क्या रही है, आले कत्ल जो यानी कि जो हथियार है, जिस हथियार से कत्ल किया गया, वो हथियार कहाँ है, लाश के टुकड़े करने का वो जो आइडिया है वो कहाँ से उससे मिला है। इसके साथ साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने के लिए आज पॉलीग्राफ टेस्ट आफताब का किया जा रहा है। और जिस तरह से पॉलीग्राफ टेस्ट के यानी शंकर, पुलिस को अब भी लगता है कि आफताब बहुत सारे तथ्य छिपा रहा है? निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि आफताब कई राज को अपने सीने में दफन किया हुआ है। वो अभी भी पूर्ण तौर पर सही नहीं बोल रहा है। तो इस पॉलीग्राफ टेस्ट की अगर बात करें तो पॉलीग्राफ टेस्ट इस सिद्धांत पे काम करता है कि झूठ बोलते वक्त में इंसान के साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स बदल जाते हैं। दिल की धड़कन से लेकर सांस लेने के तरीके तक में पसीना आने की को भी मशीना जो है ये मशीन जो है उसको पकड़ लेती है। और एक तरह से कह सकते हैं कि उन तमाम एक रिपोर्ट को उसी के रिपोर्ट के आधार पर आगे ये पता लगाया जा सकता है कि ये कोई भी जो शख्स है वो झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। और एक तरह से कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति का टेस्ट होता है उसके शरीर पर कार्डियो कप्स जो है या इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, जिसके जरिए आरोपी का ब्लड प्रेशर, पल्स, ब्लड फ्लो वगैरह मापा जाता है। और अगर किसी सवाल का जवाब देते वक्त में पैमाने में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो मशीन उसे तुरंत इस मामले को लेकर अलर्ट करती है और इस मामले में आगे बताती है। एक तरह से कह सकते हैं कि आज का जो पॉलीग्राफ टेस्ट है कई मायनों में महत्वपूर्ण है। और उन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए रोहिणी स्थित जो ऑफिशियल लैब है वहां पर आफताब का आज परीक्षण करवाया जा रहा है। जी शंकर, बताया जा रहा है कि दूसरा दौर चल रहा है, यानी कि दूसरे दौर के सवाल जवाब यहां पर चल रहे हैं। पहले दौर में कुछ खास निकल कर आ पाया अंदर से, कोई जानकारी? देखिए, पहला दौर और दूसरा दौर की बात करें तो थोड़ा सा अंतर है इसमें। जब शुरुआती दौर पे किया जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट देना होता है, बॉडी को रेस्ट देना होता है। तो ये एक मेडिकल टर्म है जो उसके तहत आफताब को थोड़ा सा रेस्ट दिया जाता है। और उसके बाद दूसरे राउंड की जो एक कहा जा सकता है कि दूसरे राउंड में अभी इस वक्त में बाकी का जो टेस्ट हो रहा है उसको अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आफताब से जो आज पूछताछ की जा रही है, जो 5 डॉक्टरों का पैनल है, साथ में जो पुलिस के अधिकारी भी उस मौके पे मौजूद हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि क्या आफताब अभी भी झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, या इससे संबंधित कई जो सवाल जवाब होंगे उस सवाल का जो जवाब जानना बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद फिर नार्को का भी टेस्ट होना बाकी है। लेकिन नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के बीच में कुछ दिनों का गैप रखा जाता है। और जो सवालों की फहरिस्त होती है उस सवालों की फहरिस्त भी नार्को के लिए तैयार की जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। गुजरात चुनाव का घमासान तेज हो चुका है। पीएम मोदी खुद ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पीएम ने बनासकांठा जिले के पालनपुर में जिले में रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला।
इसके साथ ही पीएम ने कहा कि अंबाजी धाम का विकास रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोरसा, दहेगाम और बावल में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता बीजेपी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गुजरात की जनता अथाह प्रेम करती है और अटूट विश्वास है उन पर। तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके के चुनाव की स्थिति बनी है उसमें लोग एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। विपक्ष को खुश होने के लिए ये अगर लगता है तो भगवान उनको खुश रखे, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ प्रो इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी की डिक्शनरी में वर्ड गुजरात में समाप्त हो गई है। अब यहाँ प्रो इनकम्बेंसी है। लोग यहाँ की सरकारों से जिस तरीके का विकास की एक्सपेक्टेशन रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा विकास गुजरात ने किया है और गुजरात नंबर 1 बहुत से मामलों में आगे बढ़ कर के आया है और इसलिए लोग गुजरात में प्रधानमंत्री जी को और उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद और भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा किया गया कार्य को लोग आशीर्वाद देने को आतुर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा आयोजित गोवा रोजगार मेले को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। इस रोजगार मेले में विभिन्न विभागों में पदों के लिए 1250 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि जहां जहां राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां राज्य सरकारें भी ऐसे रोजगार मेलों का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि गोवा में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। गोवा सरकार के विभिन्न विभागों में अनेकों नौजवानों को आज सामूहिक नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और उनके माता पिता को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मुझे बताया गया कि आने वाले कुछ महीनों में गोवा पुलिस समेत अन्य डिपार्टमेंट्स में भी भर्तियां होने वाली हैं। इससे गोवा पुलिस और मजबूत होगी और नागरिकों की, खास करके टूरिस्टों की सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी सुविधा बढ़ने वाली। असम के वन कर्मियों ने मंगलवार तड़के करीब 3 बजे मुकरू इलाके में एक ट्रक को रोका था जो कथित रूप से अवैध तरीके से काटी गई लकड़ियां लेकर जा रहा था। इसके बाद भड़की हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई। अब मुकरू गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। असम मेघालय बॉर्डर पर विरोध रैली के लिए काले झंडों वाली कई कारों को तैयार किया गया। स्थानीय लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बुधवार को असम और मेघालय की सरकारों ने इस घटना के साथ अपनी विवादास्पद सीमा पर तनाव को शांत करने के लिए पूरी कोशिश की, जिससे सीमा वार्ता जल्दी होने की उम्मीद है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने राज्य पुलिस की गोलीबारी को अकारण बताया और कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। वहीं मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने मुकरू का दौरा किया और निवासियों को न्याय और पीड़ितों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे का आश्वासन दिया है। हालांकि स्थानीय निवासियों ने कहा कि उनमें अभी भी दर्द, पीड़ा, भय और गुस्सा है। तो लेके आके पैसा वैसा उन लोगों के साथ लेन देन सब कुछ मिला के आके पार्किंग लॉट में गाड़ी रखा था। जस्ट खाली रखा ही था। मेरा ड्राइवर आके साइड पे जो हम लोग आसाम रजिस्ट्रेशन का जो नंबर प्लेट का जो गाड़ी है ना, वो स्कॉर्पियो ना क्या है, वो आके उधर पे खड़ा था वाला, उसको लड़का लोग आके आग लगा दिया। आग लगाते ही मतलब कि मेरा गाड़ी भी वही में था, तो मेरा ड्राइवर ने फटाफट इसको गाड़ी को भगा के लेके गया। लेके जाके दूसरा जगह रखने के लिए लेके गया था। ये तो आसाम नंबर प्लेट इधर नहीं होगा, वहाँ से भी भगा के लेके गया। तो वहाँ का आदमी लोग बोला है कि ये आसाम नंबर प्लेट जितना भी है, आसाम रजिस्ट्रेशन सब हटा दो, तो आपको गाड़ी रखने के लिए हम लोग जगह देंगे। एक्चुअली ये पूर्वांचल जो रोड है ये हमारी इंडिया से जुड़ा हुआ है। ये रोड से हमारे यहाँ का 3 स्टेट है, जैसे आसाम हो गया,
मिजोरम आसाम का बोराकबेली का एक अंश हो गया, मिजोरम हो गया, एंड त्रिपुरा हो गया, मणिपुर भी हो गया। तो जो भी नित्य प्रयोजनीय सामान, जो मछली हो गया, अंडा हो गया, ऐसा कुछ सब्जी जातीय जो सामान है, ये रोड से जाती है। ये बंद का वजह से हमारी ट्रक ओनर्स का या हमारी ड्राइवर लोग का इतना परेशानी हुआ, खास करके खाना पीने के लिए बहुत परेशानी है। गुजरात में सूरत के महिधरपुरा इलाके की जदाखड़ी मोहल्ले में स्थित रंगरेज टावर के पास से महाराष्ट्र पासिंग वाली एक इनोवा कार से 75 लाख रुपए बरामद हुए। कार पर महाराष्ट्र का नंबर MH04ES9907 लिखा है। ये कार महाराष्ट्र की थाना पासिंग इलाके की है। कार में 3 लोग सवार थे। पुलिस को देखते एक भाग निकला, जबकि 2 को हिरासत में ले लिया गया है। कार में मिली नकदी को जब्त कर लिया गया। कार में बीएन संदीप नाम का गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक वीआईपी पार्किंग कार्ड भी मिला है। हिरासत में लिए गए 2 में से एक व्यक्ति राजस्थान यूथ कांग्रेस का पीआरओ बताया जा रहा है। सोशल मीडिया की प्रोफाइल में उदय गुर्जर यूथ कांग्रेस पीआरओ लिखा है। उत्तर भारत में मौसमी बदलाव के साथ साथ प्रदूषण के स्तर में भी सुधार देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इसके साथ ही यूपी और बिहार के कई इलाकों में भी हवा ठीक हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी के 10 इलाकों में हवा की गुणवत्ता 100 से 200 के बीच में बनी हुई है। हालांकि 23 इलाकों में आज भी AQI 200 के पार है और बुराड़ी और शादीपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार बना हुआ है। तो दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा है। एक तो गाड़ियों का ही धुआं जो है इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर ऊपर से जो है वातावरण में इतना बुरा हाल है कि आंखों में भी ऐसे पड़ती है मिट्टी की तरह जैसे। और इस पोल्यूशन से बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, इवन हम लोगों के ऊपर भी। यहाँ बुजुर्ग जो हैं पहले से बीमारियाँ बहुत हैं, पोल्यूशन के कारण और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इसमें कठोर कदम उठाए और पोल्यूशन को जहाँ तक हो सके वहाँ कंट्रोल करे। पूर्व राज्य मंत्री की बेटी के अपहरण का मामला चौथे दिन भी नहीं लगा लापता बेटी का सुराग। गोपाल केसावत और परिजन पुलिस मुख्यालय पहुंचे। एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहड़ा से मुलाकात की। 4 दिन पहले अभिलाषा प्रतापनगर से अगवा हुई थी। सोमवार को गोपाल केसावत की बेटी का अपहरण किया गया था। गोपाल केसावत ने कहा, बेटी को तलाश नहीं सकी अब तक पुलिस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा के साथ। विष्णु, अगर राजस्थान पुलिस या खास तौर पर जयपुर पुलिस का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अपहरण के मामलों में इतना ज्यादा समय जयपुर पुलिस ने लगाया नहीं है। बहुत ऐसे मामले हैं उदाहरण के तौर पर जिनमें 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर पुलिस ने ऐसे मामलों को सुलझाया है, लेकिन यहां पर 4 दिन बीत चुके हैं, कोई सुराग नहीं अभिलाषा का। देखिए, बिल्कुल 4 दिन अभिलाषा के अपहरण को बीत चुके हैं। जैसे कि उनके पिता का दावा था कि उनकी बेटी का 4 दिन पहले प्रतापनगर इलाके से अपहरण किया गया है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लगाया। हालांकि कल जब हमारे डीसीपी करण शर्मा जी से बात हुई थी और भी कुछ लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि जल्द से जल्द इस पूरे मामला खुलासा करेंगे, लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी अब तक गोपाल केसावत की 21 वर्षीय बेटी अभिलाषा को सुराग नहीं लगाया। वहीं पर अब तक सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभिलाषा कहाँ है और अभिलाषा के यदि किसी ने कोई अपहरण किया है तो अपहरण की वजह सामने नहीं आई है, या फिर किसी फिरौती के लिए यदि अभिलाषा का अपहरण किया गया तो ना किसी तरह कोई कॉल गोपाल केसावत का है। ऐसे में आज गोपाल केसावत अपने परिजनों के साथ राजस्थान पुलिस के मुख्यालय पहुंचे और वहां एडीजी क्राइम डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा से मुलाकात करके अपनी बेटी को जल्द से जल्द बरामद करने की मांग उन्होंने की है, क्योंकि कल भी वे लोग दिन भर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के बाहर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे रहे थे, लेकिन अब तक अभिलाषा का कुल मिलाकर जो है पता नहीं चल सका है और जयपुर पुलिस इस वक्त अभिलाषा को ढूंढने में नाकाम साबित रही है। जी विष्णु, सेलफोन रिकॉर्ड इसमें काफी मदद कर सकते हैं। अगर सेलफोन रिकॉर्ड को खंगाला जाए, आखिरी बार अभिलाषा की किसके साथ बातचीत हुई थी और सबसे ज्यादा अभिलाषा फ्रिक्वेंटली किसके साथ बात करती थी, उन लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। देखिए, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह कि जो पुलिस के जो अधिकारी हैं बहुत ज्यादा कुछ बोलने से ही बच रहे हैं। हालांकि हमारे सूत्रों के मुताबिक अभिलाषा के जिस दिन शाम को 5:30-6 बजे लापता हुई थी, उसके बाद उसकी अंतिम लोकेशन जगतपुरा रेलवे फाटक के पास में आई थी, जो कि घटनास्थल से करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद वो कहाँ गई और मोबाइल भी चूंकि लगातार जो उसके बाद बंद आ रहा है, तो ना मोबाइल के लास्ट लोकेशन जगतपुरा फाटक के बाद कहीं और नहीं आई है।
वहीं गोपाल केशव से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई किया करती थी वहां पर उनके दोस्तों से भी बातचीत की, लेकिन किसी भी दोस्त ने अभिलाषा के बारे में कोई जी विष्णु, नजर बनाए रखिएगा, आपसे समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में राज्य एजेंसी यानी एसआईए की कई शहरों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की जा रही है। एसआईए श्रीनगर, बडगाम और पुलवामा में छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक एक पत्रकार को मिली धमकी के मामले में छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी में पुलिस और सीआरपीएफ की मदद भी ली जा रही है। कश्मीर के कुछ शहरों में लगातार छापेमारी, श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा में ये छापेमारी चल रही है। लोकल पुलिस, सीआरपीएफ और एसआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। और ये खबर बीकानेर से, व्यापारी से किसान का विवाद हुआ। विवाद के बाद पानी की टंकी पर किसान चढ़ गया। कृषि मंडी क्षेत्र में बनी पानी की टंकी पर किसान चढ़ा हुआ है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। बीचवाल थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है। पुलिस अधिकारी किसान से समझाइश की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो टंकी से नीचे उतर आए। तो ये बीकानेर का मामला है, किसान और व्यापारी के बीच नोकझोंक का। और ये जो टंकी से तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये किसान यहां पर चढ़ गया है और लगातार वहां पर इससे समझाइश की कोशिश की जा रही है ताकि नीचे उतर आए। यहां सैकड़ों किसानों की भीड़ और पुलिस का जाब्ता टंकी के नीचे मौजूद है और इससे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। और मनीष बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, किस बात को लेकर यह विवाद हुआ था व्यापारी के साथ और टंकी पर चढ़कर विवाद कैसे सुलझेगा? ये बताना चाहूंगा, बीकानेर कृषि जो मंडी है, यहाँ पर एक किसान जो है उसका एक व्यापारी से विवाद हो गया था। दरअसल में आपसी विवाद जो कारण आया है मुख्य सामने, वो लेन देन को लेकर के था। फसल को लेकर के इसका विवाद हुआ व्यापारी से। उसने जो अपनी मुंह मांगी कीमत मांगी, वहां से व्यापारी की ओर से नहीं दी गई, जिसके बाद में जो किसान है वो वहां से आक्रोशित हो जाता है और उसके बाद में कृषि मंडी स्थित ही जो पानी की टंकी थी वहां पर चढ़ जाता है, जिसके बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है। मनीष, अगर उसकी मांगी गई कीमत नहीं दी गई तो वो किसी दूसरी दुकान पे जाता, किसी तीसरी दुकान पे जाता। जबरदस्ती किसी से कीमत नहीं ली जा सकती। देखिए, अभी शुरुआती जो जानकारी सामने आ रही है वो यही था कि इसका दरअसल इस व्यापारी के साथ में ही लेन देन का मामला रहा करता था। ये इसी दुकान को अपना परमानेंट वो मान के चलता था, लेकिन किन्हीं बात को लेकर के आपसी विवाद जो है वो पैसों को लेकर के विवाद हुआ और जिसके बाद में आक्रोशित होकर के पानी की टंकी पर चढ़ गया। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो है वो पहुंच जाते हैं, बीचवाल थाना पुलिस पहुंच जाती है और हाल फिलहाल भी जो व्यापारी है, जो किसान है, उसे समझाइश की जा रही है। किसान का नाम मालीराम बताया जा रहा है, हालांकि अभी तक इसके गांव का खुलासा नहीं हो पा रहा है। उसने खुद ने ऊपर से यही कहा है कि जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं यहाँ से नीचे नहीं उतरूंगा। लेकिन जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं वो लगातार समझाइश की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस व्यापारी जो किसान है इसको पानी की टंकी से नीचे उतारा जाए। पुलिस के अधिकारी भी वहां मौके पर इस वक्त मौजूद हैं और कोशिशें लगातार जारी है। जी मनीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने गुजरात हिमाचल चुनाव के बाद राजस्थान सरकार में भी नेतृत्व परिवर्तन की संभावना जताई है। कटारिया ने कहा कि अब अशोक गहलोत के पास कोई रास्ता शायद ही बचा हो। हालात उनके खिलाफ हैं, ऐसे में उनके पास अपने किसी भरोसेमंद का नाम आगे करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। निश्चित रूप से राजस्थान में जिस प्रकार का बखेड़ा चल रहा है, ये दोनों जो चुनाव की 8 तारीख जब समाप्त होगी दिसंबर को परिणाम आने के बाद कोई तो भी बड़ा उलटफेर होने वाला है। और उस उलटफेर में मैं सोचता हूं कि अशोक गहलोत जी कभी भी इस पद को छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ेंगे तो सामान्यतः पायलट को कभी स्वीकार करेंगे, चाहे भले पार्टी टूटे या डूबे, वो इस सीमा तक भी जा सकते हैं। अब इसमें से एक रास्ता बीच का ये निकल सकता है कि अशोक गहलोत की चॉइस सीपी जोशी बन जाए और उनका काम चलता रहे, तो ये भी एक पैंतरा हो सकता है जो इसकी संभावना हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी को भी जो 82 लोगों ने त्यागपत्र दिया है, हमारी जो विधानसभा की प्रक्रिया नियम जो है
उसमें यह है कि अगर कोई अपनी इच्छा भी जाहिर कर दे लिखित में या मौखिक में, तो स्पीकर को उसका त्यागपत्र स्वीकार करना पड़ता है। और यहाँ तो 82 लोगों ने एक लाइन में बिना किसी कारण और बिना किसी और प्रकार की जांच के सीधा ही अपना त्यागपत्र दिया है, तो वो त्यागपत्र बिल्कुल 100% स्वीकार योग्य है। और वो जब स्वीकार हो जाता है तो ये सरकार न रह सकती है और दोबारा चुनाव में जाने के अलावा कोई चारा राजस्थान में नहीं बचता है। और भारत जोड़ो यात्रा का एनएसयूआई करेगी अनोखा स्वागत। राजस्थान में प्रवेश के साथ होगा भव्य स्वागत। 33 जिलों की माटी से किया जाएगा स्वागत। राहुल गांधी समेत अन्य पदयात्रियों का तिलक होगा। एनएसयूआई की आज से शुरू हो रही है माटी यात्रा। सभी जिलों के धार्मिक मंदिरों में जाएगी एनएसयूआई की यात्रा। देश भर में भारत जोड़ने के मकसद से निकली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत राजस्थान की एनएसयूआई अनूठे अंदाज में करने जा रही है। राजस्थान की एनएसयूआई का मानना है कि भारत जो है वो धार्मिक देश है और धार्मिक मान्यताओं का देश है, और राजस्थान जो है वो धार्मिक मान्यताओं का प्रदेश है। तो ऐसे में माटी यात्रा के माध्यम से राजस्थान की एनएसयूआई जो है तमाम जो धार्मिक स्थल हैं राजस्थान के, उनके दर पर जाएगी, वहां की माटी को एकत्रित किया जाएगा और उस माटी को ला करके एनएसयूआई के कार्यकर्ता राहुल गांधी समेत जो पदयात्री होंगे भारत जोड़ो यात्रा के, उनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एनएसयूआई राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हैं अभिषेक चौधरी, उनसे बात करते हैं। अभिषेक जी, किस तरह से आप स्वागत करने जा रहे हैं? मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर तमाम धार्मिक स्थलों का जिक्र आपने किया है, तो कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि यात्रा तो बहुत जल्दी आने जा रही है राजस्थान, तो क्या तैयारी है आप लोगों की? प्रदेश भर में तमाम जो एनएसयूआई परिवार के हमारे जिम्मेदार सदस्य हैं, तमाम जिलाध्यक्ष, प्रभारीगण, सह प्रभारीगण, सभी लोग अपने अपने जिलों में, प्रभार क्षेत्रों में आज ही से इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रदेश में ऐसे सभी स्थान, राजस्थान में कई बड़े किसान आंदोलन हुए हैं, कांग्रेस की विचारधारा का राजस्थान से एक विशेष लगाव रहा है। राजस्थान में ऐसे कई बड़े आस्था के केंद्र हैं जो देश भर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन तमाम ऐसी जगहों पर जहां से राजस्थान को एक विशेष पहचान मिलती है, वहां से एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहां की माटी लेंगे और उस पवित्र माटी से आदरणीय देश के नेता राहुल गांधी जी और सभी भारत यात्रियों का स्वागत करेंगे। तो देखिए, ये स्वागत की जो परंपरा है वो एक अनूठे अंदाज में एनएसयूआई करेगी। फूल मालाओं से भी स्वागत हो सकता था, मगर राजस्थान की माटी की अपनी एक अलग पहचान है। कन्हैयालाल सेठी ने भी कहा है राजस्थान के कई कविताओं के अंदर कि धरती दोहरारी, वो इसीलिए कहा गया है कि राजस्थान की माटी जो है वो शूरवीरों की, वीरों की और शहीदों की धरती रही है। तो ऐसे में धार्मिक मान्यताएं साथ में जुड़ने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।